एंजियोग्राफी के बाद फिर हम ये डिसाइड करते हैं, हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं आमतौर पे। एक तो ये है कि ब्लॉकेज या तो सिग्निफिकेंट नहीं है, और अगर है भी तो उसको हम दवाओं से इलाज कर सकते हैं। तो वो फिर वहाँ पे हम रुक जाते हैं, हम उनको दवाइयाँ लिख देते हैं कि जी आप दवाइयाँ खाते रहें और अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। दूसरा ये है कि ब्लॉकेज है और उसकी हम एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं या स्टेंट डाल सकते हैं, उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। और तीसरा ऑप्शन ये है कि जी ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है, मल्टीपल एरियाज में, और हमें बाईपास की तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा, अब एंजियोप्लास्टी क्या चीज़ है? असल चीज़ ये एग्जैक्टली। अच्छा, अब होता ये है कि ब्लॉकेज खून की नाली है, यही समझेंगे मैं लोग जैसे ये जो पाइपलाइंस होती हैं पानी की, या उसमें अगर कचरा आ जाए तो वो नहीं गुजर पाता, तो इसी तरह वो खून की नाली के अंदर भी समझें कि कोलेस्ट्रॉल की शक्ल में वो कचरा आ जाता है, जिससे वो रास्ता नैरो हो जाता है और उसमें फिर ब्लड नहीं जाता। तो अब हमारा काम क्या है कि उस रास्ते को जाके ओपन करना। तो इस जो प्रोसीजर है, ये ओपन करने के प्रोसीजर को हम एंजियोप्लास्टी कहते हैं, ठीक है। उस ब्लॉकेज को निकाल के उसको ओपन करने को निकालते नहीं है, खत्म करके। जी मैं बताता हूँ किस तरह करते हैं। अच्छा, उसमें यह है कि वही प्रोसीजर जो एंजियोग्राफी का है, जो ट्यूब हमने यहाँ पे ऑलरेडी डाली होती है, उसी ट्यूब के जरिए जो है हम वो ट्यूब हार्ट के खून की नाली तक लेके जाते हैं, और उसमें से एक पतली सी तार होती है, बहुत ही पतली तार होती है, जो उस ब्लॉकेज के थ्रू गुजारते हैं, और उस तार के ऊपर फिर पहले हम एक बलून लेके जाते हैं, ठीक है। लिटरली वो बलून होता है, वहां पे रख के बलून को फुला देते हैं, ठीक है, जिससे वो ब्लॉकेज ओपन होती है। फिर बलून को डिफ्लेट करके बाहर निकाल लेते हैं। अच्छा, अब बलून तो बाहर निकल आता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है क्योंकि अगर खाली बलून, पहले शुरू में जब ये स्टार्ट हुआ था प्रोसीजर, तो सिर्फ बलूनिंग होती थी। अच्छा, लेकिन बलूनिंग के बाद प्रॉब्लम ये है कि अगर खाली बलून करें तो वो दोबारा कोलैप्स हो जाती है आर्टरी, या दोबारा नैरो हो जाती है। तो फिर उस वक्त लोगों ने सोचा कि इसको किस तरह हम खुला रख सकते हैं। तो उसमें फिर ये हुआ कि स्टेंट एक चीज होती है। स्टेंट ये समझें कि मैक्स लोग होते हैं जैसे बॉल पेन में वो स्प्रिंग नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही स्प्रिंग एक होता है जो कि बलून के ऊपर लगा होता है, और बलून के ऊपर उसको क्रिम्प करके बिल्कुल पिचकाया हुआ होता है, क्योंकि हमें पतली नाली होती है उसके जरिए गुजार के। तो उस बलून के साथ वो स्प्रिंग लगा हुआ वो हम लेके जाते हैं जहाँ पे ब्लॉकेज है, उसी नाली के जरिए, और जहाँ पे ब्लॉकेज है वहां पे जाके हम बलून को दोबारा फुला देते हैं। जब बलून फुलाते हैं तो स्प्रिंग जो ये स्टेंट जिसे हम कहते हैं वो भी खुल जाता है, ठीक है। अच्छा, वो पूरा खुल गया, और उसके बाद बलून को डिफ्लेट करके आप निकाल लेते हैं, और स्टेंट वहीं पे रह जाता है, और वो एक किस्म का स्कैफोल्ड है जो कि आर्टरी को खुला रखेगा और दोबारा बंद नहीं होने देगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये है कि जब ये खुल गया पूरा का पूरा, फिर आपने तार भी बाहर निकाल ली, बलून भी और ट्यूबिंग भी बाहर निकाल ली, और ये वाली ट्यूब भी निकल जाती है। लिटरली आपकी बात काट रहा हूं, इस पूरे प्रोसेस को कितना टाइम लगता है? इस पूरे प्रोसेस को अगेन डिपेंड करता है कि ब्लॉकेज कितनी सिग्निफिकेंट है, या कितनी समटाइम काफ़ी वो कैल्शियम जमा होता है, वेसल टॉर्चुअस होती है। सिंपल अगर ब्लॉकेज है तो फिर तो लिटरली 15-20 मिनट्स लगते हैं, सही। बट सम टाइम ये है कि अगर आर्टरी थोड़ी ज़्यादा नैरो है, या बेंड्स हैं, या उसमें कैल्शियम है, तो फिर उसमें जो है तकरीबन घंटा भी लग सकता है, 45 मिनट्स भी लग सकते हैं। अच्छा। बट इस पूरे प्रोसीजर के दौरान मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट को हम दवा दे रहे होते हैं जो रिलैक्स करके, लॉट ऑफ टाइम पेशेंट जो है वो सो जाता है और उसको पता भी नहीं चलता है, ठीक है ना। और लिटरली जैसे मैंने कहा कि प्रोसीजर के लिए पेशेंट सेम डे एडमिट होते हैं, सुबह के टाइम पे हम प्रोसीजर करते हैं। अगर खाली एंजियोग्राफी करें और हमें कुछ नहीं करना, 4 घंटे में पेशेंट घर चला जाएगा और अपनी नॉर्मल सब कुछ कर सकता है। अच्छा, अगर एंजियोप्लास्टी करते हैं, ये स्टेंट डालते हैं, तो उसमें भी या तो सेम डे शाम तक घर जा सकते हैं, या अगले दिन सुबह घर चले जाएंगे, ठीक है। लिटरली पेशेंट वो जो जहाँ पे प्रोसीजर हम करते हैं, कैथ लैब उसे कहते हैं, तो वहाँ से चल के जाते हैं अपने बेड पे, और जाके अपना नॉर्मल उसी वक्त वो ट्यूब हम निकाल देते हैं, यहाँ पे वो प्रेशर बैंडेज लगा देते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद यह है कि पेशेंट को मॉनिटर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं लेस देन 24 आवर्स, और नेक्स्ट डे पेशेंट घर चला जाता है और अपनी तमाम नॉर्मल एक्टिविटीज जो होती हैं वो कर सकता है। अच्छा, मुझे ये आप बताएं डॉक्टर साहब कि एंजियोप्लास्टी, अगर आपने कहा कि 3 तरीके होते हैं, या तो दवाओं से खत्म हो, या आप बैलून डालते हैं, यहाँ तो फिर बाईपास। तो बाईपास का किस वक्त आता है वो तरीका? अच्छा, अब ये है कि देखें, ब्लॉकेज जो है खून की 3 बड़ी मेन खून की रगें होती हैं, दिल को खून देती हैं। एक सामने जाती है, एक साइड पे जाती है, और एक दिल के नीचे जाती है, सही। अच्छा, अब ब्लॉकेज किसी जगह पे भी हो सकती है, 1 में भी हो सकती है, 2 में भी हो सकती है, 3 में भी हो सकती है, ठीक है ना। और अगर तो 1 में ब्लॉकेज है तो फिर तो डेफिनेटली हम कहते हैं भाई एंजियोप्लास्टी और स्टेंट डलवा लें, ठीक है। लेकिन अगर तीनों खून की नालियों में ब्लॉकेज है, ठीक है, और मल्टीपल जगह पे है, ठीक है, या खुदा ना खास्ता किसी को शुगर का मर्ज है,
तो उसमें फिर ये होता है कि बजाय इसके कि हम मल्टीपल स्टेंट्स डालें, क्योंकि सारी जगह पे मैं ब्लॉकेज डालता हूँ, तो खोलता हूँ ब्लॉकेज को और स्टेंट डालता हूँ, तो एक तो उसमें एक्सपेंस भी बहुत हो जाता है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और फ्यूचर में दोबारा जरूरत पड़ने के चांसेस भी होते हैं। तो उसमें हम उन पेशेंट्स को कहते हैं कि भाई बेहतर है कि आप बाईपास करवा लो। बाईपास का मतलब है ओपन हार्ट सर्जरी होती है। अच्छा, उसमें क्या होता है कि ये अगर खून की नाली है और इस जगह पे ब्लॉकेज है, तो बेसिकली अब ब्लड यहाँ से तो नहीं जा पा रहा इस ब्लॉकेज की वजह से। सही। तो बाईपास का क्या मतलब होता है कि एक और ट्यूबिंग ली जाती है और वो आमतौर पे टांग से एक नस निकाल के उसका एक कोना ऊपर लगाया जाता है और दूसरा कोना जो है यहाँ नीचे लगा दिया जाता है। अच्छा। बेसिकली ये बाईपास हो गया, ब्लड यहाँ से नहीं जाएगा बल्कि ये दूसरे रास्ते से होकर ब्लड आएगा, ठीक है ना। अच्छा। तो उसमें ये है कि एक तो टांग से खून की नाली निकाल के लगाई जाती है और चेस्ट के अंदर भी खून की नाली होती है, वहाँ से वो चेस्ट वॉल के साथ से वो हटा के और बेसिकली वो वहाँ से हटा के तो उसको यहाँ लगा दिया जाता है, तो ब्लड अब वहाँ से मिल रहा है। तो ये ओपन हार्ट सर्जरी है, 2 से 3 घंटे का प्रोसीजर होता है। अच्छा अच्छा। जिसमें कि बेसिकली हार्ट को स्टॉप करके पेशेंट को एनेस्थीसिया दे के बेहोश करके पेशेंट को कुछ पता नहीं चलता और वो प्रोसीजर किया जाता है। और ये कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है आजकल। लिटरली ये है कि पेशेंट का प्रोसीजर होता है, 2-3 घंटे में वापस आता है। अगर सब कुछ माशाल्लाह स्टेबल रहे तो विद इन फ्यू आवर्स उसको जगा दिया जाता है, ट्यूब निकाल दी जाती है और 5 to 7 डेज में पेशेंट जो है वो घर जाने के काबिल हो जाता है। 5-6 दिन के बाद। 5-6 दिन। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने फरमाया कि एंजियोप्लास्टी भी कर सकते हैं और 24 घंटे में वो घर जा सकता है या और बाईपास भी। अच्छा, एक दफ़ा अगर एंजियोप्लास्टी हो जाए क्या दोबारा होने के चांसेस होते हैं? बिल्कुल। अगर एक दफ़ा ब्लॉकेज खोल दी तो दैट डजंट मीन कि ये चीज़ दोबारा नहीं हो सकती। अक्सर लोग ये समझते हैं कि जी एंजियोप्लास्टी हो गई है या बाईपास हो गया है तो अब तो मुझे मसला नहीं है। देखिए, ये मसला जो ब्लॉकेज का है ये ऐसा है कि एक दफ़ा स्टार्ट हो जाए तो ये दोबारा मल्टीपल टाइम्स होने के चांसेस होते हैं, स्पेशली अगर आपने अपना ख्याल ना रखा। इसलिए हम कहते हैं कि जी लाइफस्टाइल चेंज जो है वो बहुत अहम है। बिल्कुल। अगर आपने इस प्रोसीजर से दोबारा बचना है। अच्छा, जब आप स्टेंट डालते हैं तो स्टेंट के अंदर एक तो दोबारा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। वो ऐसे ही है, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ जैसे कट लगता है तो स्कार बन जाता है। कुछ लोगों में स्कार थोड़ा सा होता है, कुछ में ज़्यादा होता है। तो स्टेंट भी जब डालते हैं तो वो हीलिंग होती है, वहाँ पे स्कार बनता है। अगर स्कार ज़्यादा बन जाए तो वो अंदर का दोबारा नैरोइंग आ जाती है। तो वो रिस्क तकरीबन 100 में से 5 लोगों में होता है स्टेंट के अंदर प्रॉब्लम आने का। अच्छा, 100 में से 5 में। और उसके अलावा प्रॉब्लम यह है कि स्टेंट के अलावा भी दूसरी जगहों पे भी नई ब्लॉकेज आ सकती है अगर आपने अपना ख्याल ना रखा। अगर किसी को ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है और अगर आपने ये चीज़ें कंट्रोल नहीं की हैं, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं की है, दवाइयाँ आपने रेगुलरली नहीं ली हैं, खाने पीने की एहतियात नहीं की, तो ये सारे प्रॉब्लम चाहे आप बाईपास करवा लें चाहे आप एंजियोप्लास्टी करवा लें, दोबारा जरूरत पड़ने के चांसेस डेफिनेटली होंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपका एक दफ़ा प्रॉब्लम हो गया है तो आपको अपना लाइफस्टाइल डेफिनेटली चेंज करने की ज़रूरत है और दवाइयाँ भी रेगुलर लेने की ज़रूरत है और रेगुलर फॉलोअप की भी ज़रूरत है। आखिरी सवाल, माशाल्लाह आपने थोड़े से वक्त में और बहुत अच्छे नमूने ये एक्सप्लेन किया। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये डॉक्टर साहब कि जब किसी को एंजियोप्लास्टी हो जाती है या किसी को बाईपास वगैरह हो जाता है तो प्रिकॉशनरी मेयर्स के तौर पे क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने हमारे व्यूअर्स को? और दूसरी बात यह है कि मुझे अभी जहन में ख्याल आया कि पाकिस्तान में कितने % लोगों को ये बीमारी लाहक है? अच्छा, देखें, एक तो ये है कि जी एक दफ़ा प्रिकॉशंस जो है ना वो तो मैंने थोड़ी सी ब्रीफली बात की कि मेक श्योर करें कि रिस्क फैक्टर जितने भी हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये रेगुलरली चेक कराएं, मेक श्योर करेंगे ये कंट्रोल में। स्मोकिंग है तो स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ दें। मैं तो उनको अक्सर कहता हूँ जो पीना तो दूर की बात है, जो अगर आपकी पीने वालों से दोस्ती है तो वो भी छोड़ दें, क्योंकि सिगरेट आपके लिए लिटरली जहर है। नाज़रीन आप सुन रहे हैं, जिनसे पीना है वो छोड़ दें, लेकिन जो पीने वाले की दोस्ती भी छोड़ दें। और खाने पीने में एहतियात करें, रेगुलर वॉक करें। आइडियली हम कहते हैं कि 30 to 45 मिनट्स 5 days a week जो है अगर आप वॉक करते हैं, ब्रिस्क वॉक करते हैं, तो 40% हार्ट डिजीज का रिस्क कम हो सकता है। कोई दवाई ये नहीं कर सकती है, सिंपलेस्ट तरीका है, कोई खर्चा नहीं है इसमें। अक्सर लोग कहते हैं जी मेरे पास टाइम नहीं है, बिजी लाइफ है, मैं इतने बजे जाता हूँ, इतने बजे आता हूँ। तो मैं उनको कुछ सिंपल तरीके बताता हूँ। एक तो ये है कि आप सीढ़ियाँ इस्तेमाल करें, अपने ऑफिस में लिफ्ट इस्तेमाल करने के बजाय दूर अगर बस पे आ रहे हैं तो एक स्टॉप पहले उतर जाएं, वॉक कर लें, अगले स्टॉप से बस पे बैठ जाएं, गाड़ी थोड़ी दूर पार्क कर लें और वॉक करके आ जाएं।
उसके अलावा ये है कि लंच टाइम पे थोड़ा सा ब्रेक अगर मिलता है तो वो थोड़ा सा वॉक कर लें। तो अपने डे टू डे लाइफ में अपनी ये एक्टिविटीज आप इंक्लूड कर लें अगर आपको सेपरेट टाइम नहीं मिलता। और दूसरा ये कि देखें टाइम मिलता नहीं है, टाइम आपको निकालना पड़ता है, प्रायोरिटी आपने सेट करनी है क्या। तो ये प्रिकॉशन जो है वो अपनी जगह बहुत जरूरी है। अच्छा, आप जो आपने बात की कि जी पाकिस्तान में कितने बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये नंबर्स हमारे पास एक्यूरेटली नहीं है, क्योंकि इस पे इतना फोकस नहीं होता, नहीं हुआ। ये फर्स्ट टाइम अल्लाह का शुक्र है कि तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट में हमने ये, मैंने आपसे बात की थी, रजिस्ट्री डेटा हम जो अमेरिका में भी बेचते हैं, एक तो ये है कि उससे हमारे पास वो एक डेटा बेस हमने तब्बा में बनाया था, और अब मैंने वो सारा डेटा पूरे पाकिस्तान की तमाम लैब्स में जो है ऑनलाइन अवेलेबल कर दी है। तो सारी जो कैथ लैब्स हैं वो अपना सारा का सारा डाटा उसमें एंटर करेंगी, और होपफुली आफ्टर ए ईयर और 2 वी विल हैव द नंबर। इसमें हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत हेल्प की, उन्होंने भी कहा कि ये बहुत अहम चीज़ है, और तमाम कैथ लैब्स के लिए ये मैंडेटरी कर दिया है कि हर एक को अपना डाटा इसमें एंटर करना पड़ेगा। ये कार्डिक रजिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के नाम से है, जिसमें कि हम सारे डाटा एंटर कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हमारे पास ये डाटा मौजूद होगा। सेकेंडली, एक जो मैंने बात की थी आपसे बहुत अहम है कि यंग लोगों में जो हार्ट का प्रॉब्लम होता है, हमें नहीं पता क्यों हो रहा है, हमारी जनरेशन में क्यों हो रहा है, बाकी 20-30 में फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में इंशाल्लाह हमने अभी एक रजिस्ट्री, अब अभी एक स्टडी लॉन्च की है पाक सेहत के नाम से, ठीक है ना। ये हमने तब्बा ने और गेट्स ने मिलके एक स्टडी है, इट्स ए ह्यूज प्रोजेक्ट, जिसमें कि हम पूरे पाकिस्तान में यंग लोगों को लेस देन 40 जिनको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है उनको लेंगे और उनके बेसिक टेस्ट सारे के सारे करेंगे, सीटी स्कैन भी करेंगे, ब्लड टेस्ट भी करेंगे, उनको मॉनिटर भी करेंगे, और उनको ओवर नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स फॉलो करेंगे, ये देखने के लिए कि ये हार्ट का प्रॉब्लम क्यों हो रहा है और इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ये आज तक नहीं हुआ पाकिस्तान में, और ये फर्स्ट टाइम का पाकिस्तान नहीं, साउथ एशिया में नहीं हुआ। तो ये हमारे लिए एक बहुत लैंडमार्क स्टडी होगी जो मैंने इनके साथ गेट्स के साथ मिलके, और इसमें हमारे पास इंटरनेशनल पार्टनर्स भी हमारे साथ मिल गए हैं, और उनके साथ मिलके इंशाल्लाह हम ये कर रहे हैं। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें हो रही हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से रिसर्च पे फोकस बहुत कम है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं डेटाबेस हो हमारे पास, और रिसर्च को जो है प्रमोट किया जाए, और इस तरह से हमारे पास अपना डेटा आए। देखिए, जितने भी हमारे पास गाइडलाइंस हैं ट्रीट करने की बीमारियों को, वो सारी वेस्टर्न बेस्ड हैं। हमारे अपनी जो है ये टोटली डिफरेंट है। मैं एक मिसाल दूँ आपके, हमारी खून की नालियाँ जो है वेस्टर्न से रिलेटिवली साइज उनका छोटा है, ठीक है ना। और हम एक और जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि हमारा जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, जिसे हम HDL कहते हैं, वो रिलेटिवली सब कॉन्टिनेंट में या हमारे पाकिस्तान में वो कम है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न के। तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम है कुछ हमें, लेकिन अब इन जेनेटिक प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम जरूरी है कि हम दूसरी चीज़ों को मालूम करें कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है और इसको कैसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। और इसमें ना सिर्फ ये हम एज ए पर्सन, इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन, बल्कि इसमें गवर्नमेंट को भी बहुत ज़रूरी है कि वो भी हमारे साथ मिल के और ये चीज़ें करें। एंड वी हैव बीन ट्राइंग टू कनेक्ट विद द हेल्थ मिनिस्ट्री एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ टू प्रमोट दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ताकि हम आगे जाके पाकिस्तान के लिए एक लाएअमल बना सकें और इसको हम प्रॉपरली आगे जो है लोगों को इसमें वो ट्रीट कर सकें और दिल की बीमारियों से बचा सकें। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर हनीफ बशीर साहब, आपने टाइम निकाला और हमारे पास हमारे नाजरीन को इतनी अच्छी मालूमात दी। थैंक यू। नाजरीन, आपने डॉक्टर साहब की बातें सुनी। ज़रूरत इस बात की है कि आप अगर डॉक्टर साहब की जो बातें हैं उस पर अमल करें, उनकी प्रिकॉशनरी पे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी हवा नहीं है कि एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी होगी तो क्या ये हो जाएगा। ये बहुत ही थोड़ा रिस्क है, ज़िंदगी मौत तो अल्लाह पाक के इख्तियार में है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि उसके बाद जो प्रिकॉशनरी मेयर्स हैं, एहतियाती तदाबीर जो हैं, उन पे अमल किया जाए। सबसे पहली बात जो है वो है स्मोकिंग, उसको छोड़ दें, वर्जिश करें, एक्सरसाइज करें, और उसके साथ साथ डाइट पे कंट्रोल करें, और जो मेडिसिन आपको डॉक्टर ने, आपके कंसल्ट डॉक्टर साहब ने दिए उसको टाइम पे खाएं। तो कोई वजह नहीं है कि आपको कोई तकलीफ हो। अगर दोबारा हो जाती है तो दोबारा भी इसका इलाज है, अल्लाह ताला खैर करेगा। इसी के साथ आपने मेज़बान असदुल्लाह भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।